था कि किस तरह सिंपल है, कंपाउंड कौन सा होता है, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं। फिर ब्रीफली इसको देखते हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो पेपर में आ जाती है कि एक सेंटेंस आपके पास लिखा होगा और आपने आइडेंटिफाई करना है कि काइंड्स के लिहाज से ये कौन सा, ये इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव है। उसके बाद चलेंगे फ्रेजेस के ऊपर कि फ्रेज क्या होती है और उसकी मेजर काइंड जो है वो क्या हो सकती हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। देखें क्विकली मैं इसको आप करूंगा क्योंकि आज मैं चाह रहा था कि फ्रेजेस को डिस्कस कर लें। assertive, declarative, कुछ हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं ये हमारे assertive सेंटेंस हैं, ये हमारे declarative सेंटेंस हैं। इसकी सब टाइप्स अगर हम बनाना चाहें तो इसकी सब टाइप में हमारे पास आ जाता है affirmative सेंटेंस। affirmative सेंटेंस क्या है? जैसे नाम से ही पता चला, जो अफर्म कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो एक सिंपल डिक्लेरेशन, सिंपल असर्शन है और इन अ पॉजिटिव मैनर, पॉजिटिव सेंस में जो सेंटेंस लिखा, देखें मैं कहता हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह लेट्स से आई प्लेइंग क्रिकेट, डू यू वांट टू ईट समथिंग। ये आखिरी जो एग्जांपल है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखें जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसके आगे हम सब टाइप्स कर रहे हैं। एक टाइप है अफर्मेटिव, उसी के अंदर ही आगे एक नेगेटिव भी आता है, नेगेशन भी आता है, उसी के अंदर ही हमारा जो है वो आगे इंट्रोगेटिव भी आता है। तो ये देखें, अगर आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है और वो हो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वो सब टाइप के लिहाज से क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये इसकी बी पार्ट जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसी तरह इसकी एक सब टाइप जिसे हम कहते हैं नेगेटिव, मतलब जिसके अंदर किसी भी चीज की, किसी एक्शन की निगेशन है। जैसे आई डू नॉट वांट टू ईट एनीथिंग, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट एटसेट्रा। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इनके हम सब डिविजन्स कर सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं सवालिया जुमला, और एक होता है नेगेटिव जिसे हम कहते हैं निगेशन। यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? किसी को कोई भी अगर आइडिया? ऑर्डर, शाबाश। जिसके अंदर कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस, कोई सजेशन। जी जी जी, ये एडवाइस सजेशन उसी के अंदर ही आ जाता है। ऑर्डर जैसे कमांड। अब आपने गौर करना है कि देखें, एक हमारे पास होता है सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, एक हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आ जाएं जैसे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे कोई रिक्वेस्ट की जा रही, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। अगर उसके अंदर कोई रिक्वेस्ट की जा रही, अगर उसके अंदर कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है या कोई प्रोहिबिशन है, किसी चीज की ममानत है, जैसे पीछे हमने देखा कि आई डू नॉट वांट टू, इसके अंदर अगर आपको कोई चीज रोक रहा है, अगर आपको कोई काम करने को रोका जा रहा है,
तो वो आएगा, फिर वो हमारा सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं कहलाता, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाता, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। एग्जांपल देखिए, ओपन द डोर। अब देखिए ये हमारे पास एक सेंटेंस है, बज़ाहिर देखने में ये हमें लग रहा है कि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है ना, हम कहेंगे नहीं, इसके अंदर हमें एक ऑर्डर न, दरवाजा खोलो, तो अ काइंड ऑफ कमांड है। इसी तरह लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, अ काइंड ऑफ कमांड है। तो जिसके अंदर कोई ऑर्डर, कोई कमांड हो, तो ये एक बड़ा स्लाइट डिफरेंस है बिटवीन डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसा वर्ब जो किसी कमांड, जो किसी ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहा हो, वो फिर हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी तरह देखें, मैं कहूं गो अवे, यस, चले जाओ, इसके अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा है? एक कमांड नजर आ रहा है, एक ऑर्डर नजर आ रहा है। तो फिर ये काइंड्स के लिहाज से और ये इंपेरेटिव से रिलेटेड कोई ना कोई जरूर आता है। सबसे ज्यादा इंपेरेटिव आते हैं अगर वो पूछें तो, क्योंकि इसके अंदर ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, बाकी तो बड़े आसान है समझने। तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा सिंपल नहीं बल्कि ये हमारा इंपेरेटिव। इसी तरह देखें, रिक्वेस्ट की सेंस दो तरह से हम जो है वो कन्वे कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं कहता हूं प्लीज गो अवे, अब ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इससे हमें बज़ाहिर खुद ही पता चल गया कि ये तो एक रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जब रिक्वेस्ट आ जाए तो फिर होगा वो इंपेरेटिव ही, लेकिन जैसे हमने पहले उसकी सब डिवीजन की ना, इसी तरह हमें पता चल गया कि इसके अंदर चूंकि एक रिक्वेस्ट पाई जा रही है, तो आप ये इसको कहेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह अब ये जरूरी नहीं है कि हर रिक्वेस्ट के सेंस में प्लीज वर्ड जो है वो लिखा जाए। इसी तरह देखिएगा, चलो फैच कर लेते हैं। क्या आप मेरे लिए ग्लास का एक पानी लेकर आएंगे? या विल की जगह आप यहां पर अगर वुड यूज कर लें तो ये रिक्वेस्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो अब ये देखिए कि ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर जो फील है वो बेसिकली रिक्वेस्ट की है कि वो आपकी बात मान ले या आपकी बात ना मान, क्योंकि रिक्वेस्ट में तो यही होता है ना कि वो आपकी बात मान सकता है या आपकी बात नहीं मानेगा। तो ये आपने समझ लेना है कि ये बेसिकली जिसके अंदर अगर कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो वो बेसिकली हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसी तरह आगे देखते हैं, अगर मैं कहूं यू शुड वर्क हार्ड, yes, if you want to succeed, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। अब ये सेंटेंस देखिए, ये सिंपल एक हमारे पास डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा वर्ब है, जो फील है, वो एडवाइस की है। तो फिर ये हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, इसमें बताइएगा मुझे, यू नीड टू ओबे योर पेरेंट्स। अब ये इट्स अप टू यू टू फाइंड आउट या किस कॉन्टेक्स्ट में आप लिख रहे हैं। ये वर्ड जो है ये रिक्वेस्ट की सेंस में भी आ जाता है और ये जो है एडवाइस की सेंस में भी लिखा जा सकता है और ये ऑर्डर की सेंस में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस असल में आपको पता होगा कि चूंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, तो वो हमारे कहलाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस तो हैं, लेकिन इसके आगे जो फर्दर इसकी टाइप है वो क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आगे इसी तरह देखें, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अब इसके अंदर आप प्रोहिबिशन, किसी चीज की ममानत की जा रही है, किसी चीज, किसी काम के करने से रोका जा रहा है। अच्छा, अब देखिएगा एक और सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, मैं कहता हूं क्विट स्मोकिंग, सिगरेट नोशी छोड़ दो। अच्छा, अब ये सेंटेंस देखें, अब इसके अंदर आपको एक प्रोहिबिशन नजर आ रही है
और इसके अंदर आपको एक ऑर्डर भी नजर आ सकता है। तो ये है, ये क्या, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, यही इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये राइटर है कि वो किस सेंस में क्या है, लेकिन क्योंकि अगर उसके अंदर कोई ऑर्डर की सेंस प्रिवेल कर रही है, कोई रिक्वेस्ट की सेंस प्रिवेल कर रही है, एडवाइस की है, प्रोहिबिशन की है, वो होंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि ये रिक्वेस्ट है, ये ऑर्डर है, ये क्या है, क्योंकि उसके अंदर तो आप कोई भी सेंस जो है वो प्रिवेल कर सकते हैं। तो अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये आपने 3-4 चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ये फील्ड सेंटेंस के अंदर क्रिएट हो रही है तो फिर वो उसे हम टाइप के लिहाज से क्या लिखेंगे कि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेशन नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज एक्सक्लेम कर, बढ़ा चढ़ा कर, तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं which express Emotions. yes sudden feelings या emotions of जी बिल्कुल सही। Happiness. Sadness. जी बिल्कुल सही। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हमारे अचानक, ये याद रखें कि सडन फीलिंग्स, अचानक जो है वो हम किसी जज्बात का इजहार करते हैं। वो जज्बात कौन से हो सकते हैं? एकदम से कोई चीज देखी खुशी हुई, एकदम से कोई अफसोस हुआ, हैरानगी हुई, या अचानक गुस्सा आ गया। तो यही इमोशंस हैं जो सडनली प्रोवोक होते हैं। तो अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें सडन फीलिंग्स मिले, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो फिर इंपेरेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं रहेंगे, वो काइंड्स के लिहाज से क्या बन जाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बन जाते हैं। एग्जांपल जैसे कि देखें, मैं कहता हूं हुर्रा, याहू, we have won the match, yahoo, I got the first prize। इसी तरह अगर हमारे पास सैडनेस, alas, I lost my position, full stop। इसी तरह अगर हमारे पास सरप्राइज का आ जाए, What a beautiful flower. what a beautiful flower it is। इसी तरह what a fool you are। अब ये देखिए, इसके अंदर मैं जो आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनके अंदर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसका आना जरूरी है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कैसे बनाया जाता है ये आपके सामने लिखा गया है कि ऐसे ऐसे हमने लाइन बना दी और उसके नीचे एक हमने जो है वो डॉट लिख देना है। अब अगर सेंटेंस में हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए, ऐसा वर्ड जो इटसेल्फ किसी जज्बे का इजहार कर रहा है, जैसे हुर्रा, याहू, ओ नो, वाओ, व्हाट, नेहे, ये जितने भी इमोशंस हैं, अगर ऐसी साउंड्स आ जाएं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा उनके बाद लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं। और अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इनके बाद हम लगा दें एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद, तो फिर उस सेंटेंस के एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आता। उस सेंटेंस के एंड पे फिर हमने जो है वो अपना फुल स्टॉप भी लगाना। अगर एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जो पूरा सेंटेंस ही किसी इमोशन, किसी फीलिंग का इजहार कर रहा है और उसके अंदर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस सेंटेंस के एंड पे जो है वो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, अरे आपने देखा कितना खूबसूरत फूल,
अब ये जो पूरा सेंटेंस है, ये एक पूरा सेंटेंस एक जज्बे का इजहार कर रहा है, एक फीलिंग का इजहार कर रहा है, तो फिर इसमें कोई चूंकि एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है तो इस वर्ड के एंड पे फिर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। अगर कोई हमारे पास वर्ड आ जाएगा तो फिर हम उसके बाद जो है, अब ये वर्ड जरूरी नहीं है कि ये जुमले में हमेशा जो है वो पहले लिखे जाएं, ये जुमले के दरमियान में भी आ सकते हैं। अब आई सेड हुर्रा, तो इस तरह भी अगर दरमियान में भी कहीं कोई वर्ड्स आ जाएं तो फिर आपने उनके उस वर्ड के फौरन बाद ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है और सेंटेंस के एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। अगर कोई साइन ऑफ अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है तो फिर आप सेंटेंस के एंड पे जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। क्लियर? जिसके अंदर जी व्हाट अ फूल यू आर, कितने अहमक हो तुम। तो ये एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जब फ्रस्ट्रेशन या एंगर का इजहार किया जाए तो ऐसे अल्फाज जब बोले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी में बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट है, बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। तो आपको फौरी तौर पे समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई इमोशंस इन्वॉल्व हैं तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अगर कोई ऑर्डर है, प्रोहिबिशन है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है तो वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है। अदरवाइज अगर कोई सिंपल नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो वो हमारे डिक्लेरेटिव या फिर उनको हम असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या डिक्लेरेटिव होंगे या असर्टिव होंगे, उसके आगे फर्दर या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे या वो फिर इंट्रोगेटिव होंगे। तो ये चीजें हाँ, एट लास्ट, आखिरकार, तो ये एक इमोशंस है ना, ठीक है। आखिरकार तो आप किसी चीज को इसके बाद जो है वो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं। फाइनली नहीं, इसके बाद लगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं which express a wish or a prayer। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर किसी दुआ या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए तो उनको हम काइंड्स के लिहाज से क्या कहते हैं कि ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। वो फिर हमारे इंपेरेटिव नहीं रहेंगे, वो एक्सक्लेमेटरी भी नहीं रहेंगे, वो हमारे असर्टिव डिक्लेरेटिव भी नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं May you live long, may you succeed in the exam, may Allah bless you, may Allah bless you with a son। जब आप दुआ का इजहार करते हैं तो वो काइंड्स के लिहाज से क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस के एंड पे भी हमेशा जो है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो आता है, क्योंकि इसके अंदर किसी इमोशन का इजहार है, किसी फीलिंग का। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये एक्चुअली किसी सडन फीलिंग का ही इजहार करने के लिए हम लगाते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर प्रेयर हो गई और विश। ये जो वर्ड वुड दैट है इसका मतलब होता है काश, काश। अब आपने जब ये सेंटेंस पढ़ा तो दो तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके जहन में अराइज कर सकते हैं। वो ये कि देखिए, हमारा जो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट अपना लगाया है ये तो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में ये है क्या? सिंगुलर है। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे पहला रूल सीखते हैं वो ये है कि हमारा वर्ब जो है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बोथ इन नंबर एंड पर्सन। तो यहाँ पे ये वर्ब जो है ये तो आता है प्लूरल के लिए, ऐसा ही है ना? तो ये क्यों लगाया गया? रूल ये है कि जो वो सेंटेंसेस जिनके अंदर हम किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इमेजिनेशन, जिसके अंदर हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उसके अंदर हमारा जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल में आना चाहिए, प्लस
पास्ट में आना चाहिए। तो इसमें आप I लगाएं, आप you लगाएं, आप he लगाएं, she लगाएं, it लगाएं, they लगाएं, इसके साथ आगे जो हमारा वर्ब है वो हमेशा प्लूरल में आएगा। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में is, are, am, आगे was, has, have, will, shall ये नहीं आ सकते। इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं? was, could, would, had। इनके अंदर जो हम वर्ब यूज कर सकते हैं वो हम ये वाले वर्ब जो हैं वो हमेशा यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने जानबूझकर एक गलती रखी है वो आपने किसी ने पॉइंट आउट नहीं की। शाबाश। ये एंड में फुल स्टॉप क्यों लगा हुआ है भाई? आपने फौरन कहना था कि सर आपने अभी तो बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, तो इसका मतलब है कि इसके एंड पे भी फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अब ये जो ख्वाहिश का इजहार है इसको आप या तो वुड दैट या फिर आप आई विश, वो इसमें आई विश के साथ आई विश शी हैड नॉट गॉन, ख्वाहिश है कि वो ना जा चुकी। अब चूंकि देखें इसके अंदर हमने ये ख्वाहिश का इजहार किया है तो आगे हमारा जो वर्ब है वो पास्ट टेंस के अंदर ही आना चाहिए। वो हैज, इज, आर, एम, वाज इस्तेमाल हम नहीं। तो यहाँ पे आप शी वर नॉट गॉन, ये डिफरेंट सेंस में पास्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे तो हैड लगा दें। तो ये दोनों इसके अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये सम टाइम्स जो है वो मिस्टेक किसी क्वेश्चन के अंदर आ भी सकती है, आपने उसको पॉइंट आउट करना होगा। अब आपको पता चल गया कि जिसके अंदर किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा उसके अंदर जो वर्ब है वो प्लूरल और पास्ट में आ सकता है, वो प्रेजेंट और सिंगुलर में नहीं आ सकता, चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई ही क्यों ना हो। और एंड पे हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड पे भी हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होता है। तो डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनके अंदर स्लाइट डिफरेंसेस क्या हैं, या आई होप के मैं आपको समझा सका हूं और आपको इसका आइडिया हो गया होगा। इसके ऊपर फर्दर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज भी आपसे करवाऊंगा, लेकिन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से यही है। अच्छा, मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास कोई इसकी एक्सरसाइज एक छोटी सी मौजूद हो तो मैं आपसे पूछूं, आई होप कि हो। ऑलराइट, यस, एक चीज मैं इसके अंदर आपको और बताना चाहता हूं। वैसे वो इतना फ्रीक्वेंट पेपर में पूछा नहीं गया, लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इसके अंदर एक छोटी सी माइनर एक और काइंड है, उसे हम कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। ये अच्छा है, मैं आपको बता ही दूं। एम्फेटिक सेंटेंस कौन से होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर हम एम्फेसिस डाल, एक ऐसा सेंटेंस जो किसी बात पर एम्फेसिस डालने के लिए जो है वो बोला जाएगा या लिखा जाएगा। इसके अंदर किस चीज का रूल होता है? विल या फिर शैल का या फिर डू या डेड का रूल होता है। अब हमें ये पता है कि ये हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो किसके साथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं एक सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस लिखना चाहता हूं, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखना चाहता हूं, मैं कहता हूं आई शैल डू माई ड्यूटी। अब यहां पर देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है। तो जब हमने इससे रिलेटेड कोई फ्यूचर टेंस के अंदर बात करनी है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो शैल लगता है। तो इसके साथ अगर शैल लगा हुआ है तो ये एक सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैं कहूं आई विल डू माई ड्यूटी, अब हमने क्या किया कि आई के साथ हमने यहां पर उल्ट यूज कर लिया, विल लगा दिया है। तो ये जब हम इनका इस्तेमाल उल्टा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस बात पर जोर डालना चाहते हैं। पहला है मैं अपना काम करूंगा, दूसरा है मैं अपना काम हर सूरत करूंगा, मैं अपना काम जरूर करूंगा। तो ये कौन सा है? डेक्लेरेटिव। और ये कौन सा है? एम्फेटिक।
इसी तरह देखा मैं कहूं he will read this book, वो ये किताब पढ़ेगा। अब ही के साथ हमें पता है फ्यूचर में हमने विल ही तो लगाना है। अब अगर मैं कहूं he shall read this book, अब ही के साथ जब हमने shall लगा दिया, उल्टी यूज कर लिया, तो इसका मतलब वो हर सूरत वो ये किताब जरूर पढ़ेगा। तो ये हमारा ऊपर वाला डेक्लेरेटिव और नीचे वाला हमारा एम्फेसिस डालने के लिए बिल्कुल सही एम्फेटिक। इसी तरह देखिए मैं कहूं आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूं। अब ये एक सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब अगर मैं कहता हूं आई डू गो टू कॉलेज, अब देखिए हमें पता है कि सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके अंदर तो हम जो है वो कोई अपना हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर इसके अंदर हम डू का वर्ड यूज कर लें तो इसका मतलब है एम्फेसिस, मैं जरूर हर सूरत आई डू गो टू कॉलेज, मैं जाता हूं जनाब, हर सूरत जाता हूं। तो इसी की जो है वो अगर आप पास्ट फॉर्म यूज कर लें आई डिड गो टू कॉलेज, इस आप कहना कि आई वेंट टू कॉलेज, तो ये सिंपल डिक्लेरेटिव हो गया। आई डिड गो टू कॉलेज, जनाब मैं हर सूरत जरूर हर कंडीशन में गया। तो ये फिर एम्फेसिस डालने के लिए, तो इस अगर इस तरह की कोई टाइप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। समझ आ गई? क्लियर हो गया? चले एक छोटी सी एक्सरसाइज है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको याद है मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी बताए थे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, सब्जेक्टिव होता है और प्रेडिकेटिव होता है, याद है ना? तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है और जो वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है। तो ये अब मिली जुली एक एक्सरसाइज है। आई शॉट एन एरो, इसके अंदर ये जो अंडरलाइन फ्रेज है इसे आपने बताना है कि ये क्या है। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि ये हमारा वर्ब है, ये हमारा टेंस है, ये हमारा प्रेडिकेट है। शाबाश, थैंक यू। अब आपको पता चल गया कि देखिए ये जो अंडरलाइन जो पूछा जा रहा है सब्जेक्टिव पार्ट ये है और बाकी ये जो सारा हिस्सा है वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, I will kill your dog, आपने मुझे बताना है कि ये क्या है, ये एफर्मेटिव है या फिर ये एम्फेटिक है। आपको फौरी तौर पे पता चल गया, इसलिए मैंने समझा दिया कि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, एक और सेंटेंस करते हैं। मैं कहता हूं अली डू योर ड्यूटी, अली अपना काम करो। अब ये आपने मुझे बताना है कि ये क्या है, ये इंपेरेटिव है या फिर ये ऑपरेटिव है। शाबाश, ये इंपेरेटिव है। इसके अंदर बेसिकली सजेशन है, ऑर्डर है, जो मर्जी आप इसके अंदर कर लें। तो किसी को कहा जा रहा है, प्यार से कह रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं, जो भी, तो लिहाजा टाइप के लिहाज से, काइंड के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस बनेगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। अच्छा जी, सर कॉमा देना जरूरी है सर लिमिट। अच्छा चलो, ये अगर पंक्चुएशन के रूल्स हमने करने हैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि बेसिकली इसे कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस एक ऐसा हिस्सा होता है, अब आपने मुझे बीच में से क्वेश्चन कर लिया तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर सेंटेंस के अंदर किसी को एड्रेस करके हम कोई लफ्ज बोले तो वो जो एड्रेसिंग पार्ट होता है, जिस नाम से किसी को मुखातब किया जाता है, उसे कहते हैं वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस के साथ ये कॉमा का रूल है कि हमेशा उसके साथ कॉमा आता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं अहमद कम हियर, इसका मतलब है कि आई एम पॉइंटिंग आउट टू अहमद, आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स अहमद, कि अहमद इधर आओ। तो अब यहाँ पे ये जो अहमद है ये उसको एड्रेस कर रहा हूं मैं, तो अहमद के बाद कॉमा आएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कम हियर अहमद, अब अगेन मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कम हियर कॉमा अहमद फुल स्टॉप।
अब अगर ये वोकेटिव केस जुमले के दरमियान में आ जाए तो फिर इसके दोनों तरफ जो है वो कॉमा आएगा। मैं कहूँ कम हेयर अहमद सिट डाउन, अब आएगा कम हेयर कॉमा अहमद कॉमा सिट डाउन। तो ये अहमद हो, अली हो, सर हो, मैडम हो, छोटू मोटू, जो भी आपने नाम जिससे आप किसी को मुखातब करते हैं उसे कहते हैं वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस के साथ हमेशा जो है वो कॉमा आता है। तो अली डू योर ड्यूटी, तो ये इसका मतलब है कि इसमें वो अली को मुखातिब होके कह रहा है, तो इसलिए यहां पर इसके साथ जो है वो कॉमा आया। ओके, एक और सेंटेंस देखें। मैं कहूं आई डू नॉट टेल अल्लाह। अच्छा जी, अब आपने ये मुझे बताना है कि ये सेंटेंस क्या है, ये नेगेटिव है कि ये इंपेरेटिव है। शाबाश। इंपेरेटिव तब होता जब इसके अंदर ये काम करने को रोका जाता, जब प्रोहिबिशन होती। क्योंकि इसके अंदर प्रोहिबिशन नहीं है, वो खुद से वॉलंटरीली कोई बात कर रहा है, तो ये एक सिंपल नेगेटिव है। अगर ये होता डू नॉट टेल अ लाई तो फिर जो है ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस बन सकता था। ऑलराइट, मैं कहता हूं अलास माई वॉच इज लॉस्ट। अब इसकी ऑप्शन में नहीं लिखने की जरूरत मुझे, अब आपको पता चल गया। चलिए एक लास्ट सेंटेंस मैं कहता हूं वेयर इज माई पेन। इसकी ऑप्शन लिखने की जरूरत तो नहीं है। ये कौन सा काइंड है? तो आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया, समझ आ गई कि ये बेसिकली हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से क्या। आगे चलते हैं। अब चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूं फ्रेजेस के हवाले से। फ्रेज क्या है, इसकी सिंपल एक डेफिनेशन हम बना लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस but does not complete sense। या आप अगर इसको सिंपल के a group of words which makes incomplete sense, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपना मफहूम मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर सकते। उसका कुछ मतलब तो होगा लेकिन वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। इसको ये भी कह सकते हैं सर, it is a bigger जनाब part of a किसने sentence। पूछा? हमने करना क्या, हमने एग्जांपल्स ही करनी है, एक्सरसाइज ही करनी है। जी काशिफ आप क्या कह रहे हैं? सर, it is a bigger part of sentence। नहीं, वो बेसिकली वो क्लॉज है। अभी आपको बताता हूँ कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। खैर वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्लान है। मैं कहता हूँ he told me a sad story, full stop। अब इस जुमले के अंदर ये जो हिस्सा है a sad story, अगर हम इस हिस्से को काट दें तो इसकी कुछ सेंस तो है, लेकिन सिर्फ ये पार्ट विदाउट द अदर वर्ड्स कैन नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। कि बुरी जो या गमज़दा अफसरदा जो कहानी है उसके साथ क्या होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें बेसिकली इसके साथ जो है वो कुछ और मीनिंग्स डेवलप करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो अ सैड स्टोरी है ये एक फ्रेज है। देखिए मैं कहता हूं he is a man of principle। a man of principle ये एक मीनिंग तो बनाता है लेकिन it does not convey a complete meaning। इसी तरह देखिए मैं क्या, जैसे हमने कुछ पहले सेंटेंसेस भी लिखे, the sun rises in the east। इस जुमले के अंदर देखिए ये जो इन द ईस्ट है, इट मेक सेंस बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। तो इन द ईस्ट इज अ फ्रेज। इसी तरह देखिए मैं कहूं द बॉय इज सिटिंग
ऑन अ चेयर। यहां पे ऑन अ चेयर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। तो ये एक फ्रेज है, ऐसा जुमले का हिस्सा जो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। इसी तरह देखिए, मैं कहूं he is wearing a chain of gold। उसने सोने की चेन पहनी रखी। इसके अंदर देखिए a chain of gold जो है, इसका कुछ सेंस तो है, लेकिन विदाउट दिस पार्ट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। अब इसके अंदर एक और देखिएगा। अब मैं कहता हूं he is wearing a chain which is made of gold। बात तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर हमने एक इजाफा कर दिया है। अब ये जो पार्ट है which is made of gold, ये कंप्लीट पार्ट। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेज बताएं, तो ये हमारे पास फ्रेज है ऑफ गोल्ड, सोने की, तो कोई तो सेंस बनती है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनती। ये जो जुमले का दूसरा हिस्सा है which is made of gold, ये हमारी फ्रेज नहीं है, इसे हम कहते हैं क्लॉज। ये आगे जब मैं क्लॉज के ऊपर हम लेक्चर लेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्लॉज क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। फ्रेज का आपको आइडिया हो गया कि फ्रेज बेसिकली सेंटेंसेस के अंदर ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते। आगे उनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती है। आगे नाउन फ्रेज के अंदर आगे डिफरेंट जो है वो जेरेंड फ्रेज हम कह लेते हैं, उसी के अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आती है, एक एब्सोल्यूट फ्रेज भी आती है, तो एक अपोजिट APPO ऑपोजिट नहीं अपोजिट फ्रेजेस होती हैं। वो कौन सी होती हैं, इंशाल्लाह आप इसके बाद इसके ऊपर जो है वो कल इसको डिटेल हम देखते हैं और कोशिश करेंगे कि कल फ्रेज और क्लॉज जो है ये दोनों ही हम कंप्लीट कर लें एक ही लेक्चर के अंदर। तो इसकी टाइप्स वगैरह कल देखेंगे। अब है बड़ा आसान, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, फ्रेज की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज नॉट वन वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये देखिएगा, मैं कहता हूं he is a wealthy man, full stop। अगर हमसे पूछा जाए इस जुमले में ये वेल्दी क्या है, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वेल्दी इस जुमले के अंदर मॉडिफाई किसको कर रहा है, मैन को। तो मैन जो है वो क्या है, ये एक नाउन है। तो जुमले के अंदर जो किसी नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये वन सिंगल वर्ड है, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब देखिएगा, मैं कहता हूं he is a man of great wealth। अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर ये जो हमारी फ्रेज है ऑफ ग्रेट वेल्थ, इट इज नॉट वन वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये ऑफ ग्रेट वेल्थ किसको मॉडिफाई कर रही है, मैन को। मैन क्या है, नाउन है। तो यहां पे ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है, इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज।